On 1st April, an open-ended scheme of mutual fund had 300 lakh units outstanding with net assets value of 18.75. At the end of April, it issued 6 lakh units at opening NAV plus 2% load adjusted for dividend equalization. At the end of May, 3 lakh units were repurchased at opening NAV less 2% exit load adjusted for dividend equalization. कह रहा है कि जब साल की शुरुआत हुई यानी 1 अप्रैल को एक म्यूचुअल फंड है उसने 300 लाख जो यूनिट्स है वो इशू कर रखे थे और किस एनएवी पे इशू कर रखे थे 18.75 एनएवी पे इशू कर रखे थे यानी ये हमारा ओपनिंग एनएवी हो गया। अब जब साल का जो पहला महीना है अप्रैल वो ख़त्म हुआ तो उस जब महीने के ख़त्म होते होते हमने यानी म्यूचुअल फंड ने 6 लाख जो नंबर ऑफ यूनिट्स है वो और इशू कर दिए नए। ठीक है, उसकी इशू प्राइस क्या रखी, उन्होंने इशू प्राइस रखी ओपनिंग एनएवी प्लस 2% एंट्री लोड प्लस डिविडेंड इक्वलाइजेशन। तो अप्रैल बीत गया, अब फिर मई भी बीत गया। मई के लास्ट में इन्होंने 3 लाख यूनिट्स इस बार क्या कर लिए, रीपर्चेज कर लिए। अप्रैल में क्या किए थे इन्होंने, इशू कर दिए थे 6 लाख। इस बार मई के एंड में क्या किया इन्होंने, 3 लाख रीपर्चेज कर लिया। किस प्राइस पे रीपर्चेज किया, ओपनिंग एनएवी माइनस 2% एग्जिट लोड प्लस डिविडेंड इक्वलाइजेशन। ठीक है, अभी मई भी बीत गया, अभी जून आया और जून भी बीत गया। तो जून के एंड में इन्होंने क्या किया, जो भी इनके पास इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन था उसमें से 70% इन्होंने डिविडेंड जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इन रिस्पेक्ट ऑफ अप्रैल जून क्वार्टर द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल। यहाँ जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ना कि अप्रैल से लेकर के जून तक की इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो ये जो क्वार्टर है अप्रैल मई जून का जो 3 तिमाही का जो क्वार्टर है ये, इससे रिलेटेड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन नीचे दी गई है कि पोर्टफोलियो वैल्यू अप्रिसिएशन 425.47 लैक्स, यानी जो पोर्टफोलियो अप्रैल में जो भी रही होगी, क्या रही होगी उसकी वैल्यू 300 लाख यूनिट्स इंटू 18.75, तो जो भी वैल्यू रही होगी उसमें इंक्रीज हो गया है। जून तक आते आते कितना इंक्रीज हो गया, 425.47 लैक्स का इंक्रीज हो गया है एडिशनल। ठीक है, अप्रैल की इनकम दे रखी है कि जो म्यूचुअल फंड है उसको अप्रैल में इनकम हुई होगी, मई में भी इनकम हुई है और जून की इनकम भी यहाँ पे दिखा रखी है, ये देखो। तो अब जो भी हमें इन्फॉर्मेशन पड़ा उसको मैं सीक्वेंस में अरेंज कर देता हूँ। जो भी इवेंट्स है इसको सीक्वेंस में, सबसे पहले हमें अप्रैल का इनकम मिला, फिर हमने 6 लाख जो नए यूनिट्स है उसे इशू किए, फिर मई की इनकम मिली, उसके बाद हमने क्या किया 3 लाख जो यूनिट्स है हमने रीपर्चेज किया, फिर हमें जून की इनकम मिली, उसके बाद हमने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन किया। ठीक है, ये तो ये सीक्वेंस है इवेंट्स का। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी एक तरीके से हमें क्या पूछ रहे हैं, एक तरीके से रिटेन अर्निंग हमें ये कह रहा है बता दो कि आप क्या बताओ, रिटेन अर्निंग का जो रिजर्व है ना वो हमें बता दो भाई, इनकम कितनी अवेलेबल है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इसका मतलब तो आपको रिटेन अर्निंग ही तो पूछ रहा है ना एक तरीके से। तो चलो सबसे पहले हम रिटेन अर्निंग ही निकाल लेते हैं। तो अप्रैल में हमें इनकम हुई 22.9500 की हमें इनकम हुई। उस वक्त हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स कितने थे, 300 लाख नंबर ऑफ यूनिट्स थे। उसके बाद हमने क्या किया, इनकम के बाद हमने 6 लाख जो है नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर दिए। तो हमने जो 6 लाख शेयर्स नहीं सॉरी यूनिट, तो 6 लाख यूनिट्स हमने इशू कर दिए। अब ये 6 लाख जो हमने यूनिट्स जो इशू किए तो ये अब देखो तो टोटल कितने यूनिट्स हो गए हमारे पास, 306 लाख यूनिट्स हो गए। ठीक है, तो ईयर एंड पर डिविडेंड इनकम सबको सेम मिलेगी। ईयर एंड पर डिविडेंड इनकम यानी ये जो 306 यूनिट्स है इनको सबको सेम ही मिलेगी। उनको भी जिन्होंने पूरे 12 मंथ अपने पैसे इन्वेस्ट करके रखे, मतलब कि जो 300 यूनिट्स है, और उनको भी जिन्होंने सिर्फ 11 मंथ ही अपने पैसे इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं, मतलब जैसे कि ये क्योंकि 1 महीने बाद आए तो इनके पैसे 11 महीने तक इन्वेस्ट करके रखेंगे ना हम लोग सिर्फ। तो जिन्होंने पूरे 12 मंथ पैसे लगा करके रखे हुए हैं उनके साथ तो इंजस्टिस हो जाएगा, इनके साथ तो इंजस्ट हो जाएगा क्योंकि डिविडेंड तो सबको सेम मिल रहा है और इन्होंने 12 महीने तक पैसे लगा कर रखा है, इन्होंने सिर्फ 11 मंथ तक पैसे लगा कर रखा है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए जिन्होंने 11 मंथ इन्वेस्ट किया है उन्हें 11 मंथ के प्रोपोर्शनलिटी ही पैसे दिए जाने चाहिए, लेकिन पैसे तो सबको बराबर ही मिलते हैं। तो क्या किया जाए, म्यूचुअल फंड वालों ने क्या किया कि इन नए यूनिट होल्डर से 1 महीने का डिविडेंड शुरू में ही मांग लिया। इससे होगा ये कि जब इन नए यूनिट्स होल्डर को ईयर एंड पर पूरे साल का डिविडेंड दिया जाएगा तो इनको सिर्फ नेट में 11 मंथ का ही डिविडेंड मिलेगा। कंपनी ने दिए भले ही 12 मंथ का डिविडेंड हो, लेकिन 1 मंथ का डिविडेंड शुरू में ही कंपनी ने वापस ले लिया इनसे।
अब ये तो पता चल गया कि इनसे एक महीने का डिविडेंड प्रोपोर्शनली लेना है, लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट का पता कैसे किया जाए कि कितना लेना है। इसको आप इस तरीके से देखो कि इनके आने से पहले जितना पीरियड बीत गया, मतलब एक महीना बीत गया ना, उस पीरियड का अगर अभी डिविडेंड इनके आने से ठीक पहले अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया जाए तो पर यूनिट कितना डिविडेंड डिक्लेयर होगा। बस हम इनसे पर यूनिट उतना ही डिविडेंड कलेक्ट कर लेंगे। तो कितना होगा, तो देखो टोटल इनकम है 22.9500 लाख और यूनिट्स है 300 लाख। तो कितनी बैठती है पर यूनिट जो डिविडेंड बैठती है, वो बैठती है 0.0765 से। तो हम उनसे इतना ही जो है डिविडेंड कलेक्ट कर लेंगे। तो हमने कलेक्ट कर लिया इनसे इतना 0.4590। देखो यहाँ पे मैं इशू प्राइस की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ चूंकि हम रिटेन अर्निंग से निकाल रहे हैं तो हम रिटेन अर्निंग की बात करेंगे, इशू प्राइस की बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम सिर्फ डिविडेंड की बात कर रहे हैं। तो टोटल अब हो गई 306 लाख यूनिट्स और टोटल डिविडेंड जो रिटेन अर्निंग है वो इतनी हमारी हो गई। फिर मई में हमें इनकम मिली, ये मई की इनकम ऐड हो गई। ये क्या है, ये है टोटल, ठीक है, मई की इनकम हो गई। तो टोटल हमारे पास अब 306 लाख यूनिट्स हो गया और 57.8340 लाख हमारा रिटेन अर्निंग हो गया। अब मई की इनकम के बाद हमने क्या किया, 3 लाख यूनिट्स हमने रीपरचेज कर लिया। क्या किया हमने, 3 लाख यूनिट रीपरचेज कर लिया। तो लेस कर दो, हटा दो 3 लाख यूनिट यहाँ से। अब 3 लाख यूनिट हम खरीदेंगे तो क्या होगा कि कुछ जो जैसे जब हम रीपरचेज करते हैं ना तो कुछ यूनिट्स होल्डर ईयर एंड से पहले ही चले जाते हैं। भाई रीपरचेज करने का मतलब ये है कि आपने ईयर एंड होने से पहले ही आपने क्या किया, अपना यूनिट बेच दिया या सरेंडर कर दिया। तो कुछ यूनिट होल्डर ईयर एंड से पहले ही चले जाते हैं तो उन्हें डिविडेंड मिल नहीं पाता ईयर एंड पे। लेकिन चूंकि उन्होंने 2 महीने अपने पैसे लगा करके रखे हुए थे तो उन्हें 2 महीने के प्रोपोर्शनल डिविडेंड दे दिया जाना चाहिए। अब 2 महीने के प्रोपोर्शनल डिविडेंड कैसे डिसाइड करना है, ठीक उसी तरीके से जैसे हमने इशू करते वक्त डिसाइड किया था कि इनसे कितना डिविडेंड लेना है, कि अगर इनके जाने से पहले अगर डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया जाए तो पर यूनिट को कितना डिविडेंड दिया जाएगा। तो इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे, रिटेन अर्निंग डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, तो आंसर आएगा आपका 0.1890। तो इसको इन लोगों को हमने इतना ही जो डिविडेंड पर यूनिट है 3 लाख यूनिट्स पे हमने दे दिया, यानी टोटल इतना जो लाख है हमने इनको रिटेन अर्निंग में से दे दिया एज ए डिविडेंड। तो हमारा कितना बच गया, टोटल हमारा 303 लाख यूनिट्स हमारे पास बचे हैं और 57.2670 रिटेन अर्निंग हमारा बचा हुआ है। जून में हमारी फिर से इनकम हो गई। अच्छा, जून में हमारी फिर से इनकम हो गई तो अब हमारे पास कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स 303 हो गए और इनकम हमारी 102.7170 हो गई। अब क्या करना है, अब हमें डिविडेंड पे करना है। क्या करना है, डिविडेंड पे करना है 70% डिविडेंड, जो भी इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन है उसका 70%। तो इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास इतना, इसका 70% करोगे तो 71.9019 आ गई। यानी एक तरीके से हमने पर यूनिट में टोटल तो हमने डिविडेंड इतना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पर हम देखना चाहते हैं कि पर यूनिट होल्डर को कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो 71.9019 डिवाइड बाय 303, यानी पर यूनिट को मिल रहा है 0.2373 डिविडेंड पर यूनिट को। और फिर से अब टोटल देखो, तो टोटल डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद हमारे पास रिटेन अर्निंग में 30.8151 बच गया और टोटल यूनिट्स हमारे 303 हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने रिटेन अर्निंग टोटल कैलकुलेट कर लिया, रिटेन अर्निंग रिजर्व हमने बना लिया है। अब हमें क्या देखना है, इशू प्राइस एट द एंड ऑफ, जो हमने अप्रैल के एंड में जो हमने इशू किया था ना, उसका इशू प्राइस क्या होगा वो बताना है। तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे बताया हुआ है कि इशू प्राइस इसका क्या है, बताया हुआ है ना कि जब हमने इशू किया था 6 लाख यूनिट, तो किस पे इशू किया था, ओपनिंग एनएवी प्लस 2% एंट्री लोड प्लस डिविडेंड इक्वलाइजेशन। तो आप ये देखो ओपनिंग एनएवी कितनी है, 18.750 की दे रखी है ओपनिंग एनएवी प्लस 2% का एंट्री लोड, यानी इसके ऊपर 2% का, तो 18.750 का 2% कितना हुआ 0.375। ठीक है, इसमें आप क्या प्लस कर दो, इसमें डिविडेंड इक्वलाइजेशन को प्लस कर दो। तो इशू करते समय हमने कितना डिविडेंड एक यूनिट से लिया था, हमने लिया था 0.0765, तो 0.0765 का डिविडेंड इक्वलाइजेशन प्लस कर दो तो आपकी इशू प्राइस पर यूनिट की निकल जाएगा। पर यूनिट की कितनी निकल के आई, 19.2015। फिर इसी तरीके से हमसे कह रहा है कि जो रीपरचेज प्राइस है मई के एंड में वो बताओ। देखो मई की इनकम के बाद हमने कुछ जो 3 लाख यूनिट्स है हमने रीपरचेज किया था, वो रीपरचेज प्राइस हमें बताना है। तो रीपरचेज प्राइस तो देखो यहाँ पे दे ही रखा है, रीपरचेज प्राइस क्या है, रीपरचेज प्राइस ओपनिंग एनएवी माइनस 2% एग्जिट रोल प्लस डिविडेंड इक्वलाइजेशन।
देखो इशू प्राइस क्या है, ओपनिंग एनएवी कितना है 18.750, ओपनिंग एनएवी तो सेम ही है, लेस 2% एग्जिट लोड करना है। इस बार पहले जो हमने एंट्री लोड को प्लस किया था, इस बार एग्जिट लोड को उतना ही माइनस कर देना है रीपर्चेस करते समय, तो -0.375, ठीक है। और इसमें क्या करना है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन को आपने क्या करना है, ऐड कर देना है। क्यों? क्योंकि आपने डिविडेंड इक्वलाइजेशन आपने पे किया है, तो आपकी तो जो रीपर्चेस प्राइस है तो बढ़ गई ना, आपकी तो कॉस्ट बढ़ गई रीपर्चेस करने की। तो आपने कितना पे किया था 1 यूनिट पे, 0.1890 का डिविडेंड, तो 0.1890 प्लस कर दो, तो आपकी इशू प्राइस क्या, आपकी रीपर्चेस प्राइस सॉरी क्या हो गई, 18.564 की आपकी रीपर्चेस प्राइस हो गई है। अब हमसे पूछ रहा है कि नेट एसेट वैल्यू बताओ हमें एज ऑन जून 30 जून की हमें रीपर्चेस प्राइस बतानी है। यानी इतना सब करने के बाद हमें क्या बताना है, रीपर्चेस प्राइस इस डेट की, रीपर्चेस प्राइस नहीं सॉरी क्लोजिंग एनएवी बतानी है, मेरा भी दिमाग खराब है। ये क्लोजिंग एनएवी बतानी है इस डेट की, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो 30 जून है उसमें आपको क्लोजिंग एनएवी बतानी है। देखो क्लोजिंग एनएवी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, नेट एसेट्स डिवाइड बाय टोटल यूनिट। अब नेट एसेट्स में दो चीज़ आती हैं, एसेट्स आती है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। नेट एसेट्स कैसे निकालते हैं, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। और एसेट्स में प्रमुख दो एसेट्स होती हैं, एक होती है इन्वेस्टमेंट, एक होती है कैश। कुछ अदर एसेट्स भी हो सकते हैं बट प्रमुख दो आती हैं, इन्वेस्टमेंट और कैश। तो सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकालेंगे एज ऑन 30 जून को। तो देखो इन्वेस्टमेंट की ओपनिंग वैल्यू तो ये है, ये ओपनिंग एनएवी है इंटू 300 लाख यूनिट से शुरू में 1 अप्रैल को, तो ओपनिंग वैल्यू तो ये है। अब इसमें अप्रिसिएशन भी तो हुआ था, अप्रैल से जून तक का जो क्वार्टर था उसमें अप्रिसिएशन भी तो दे रखा है कि इसमें अप्रिसिएशन इतना हो रखा है इस क्वार्टर में, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ये हो गई। ये टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई कि नहीं, तो इन्वेस्टमेंट की हमें पता चल गई। अब कैश देख लेते हैं हमें, तो कैश अकाउंट बना दो। कैश अकाउंट बनाओगे तो आपने क्या किया, सबसे पहले तो आपको इनकम मिली, अप्रैल की इनकम हुई, तो अप्रैल की इनकम ये रही 22.950 आपकी अप्रैल की इनकम हो गई। उसके बाद आपने इशू किया तो कुछ पैसा आया होगा, तो इशू प्राइस क्या था आपका 19.2015 आपका इशू प्राइस था, क्या था 19.2015, और आपने 6 लाख नंबर ऑफ यूनिट्स इशू किए थे, तो 19.2015 इंटू 6 लाख करोगे तो आपका 115.2090, तो ये रहा 115.2090, तो ये आपका इनफ्लो कैश इनफ्लो हो गया, ठीक है। और ये आपकी इनकम अप्रैल की हो गई। उसके बाद आपको मई की इनकम मिल गई, तो ये देखो ये आपकी मई की इनकम होगी 34.425। उसके बाद क्या किया, रीपरचेज किया आपने, रीपरचेज किया तो आपने अमाउंट पे किया होगा, तो आपने रीपरचेज किस प्राइस पे किया 18.564, तो 18.564 इंटू 3 लाख यूनिट्स, क्योंकि 3 लाख यूनिट आपने रीपरचेज किया तो आंसर क्या आएगा 55.692, तो ये आपका कैश आउटफ्लो हो गया। उसके बाद क्या जून की इनकम मिली है, ये रही आपकी जून की इनकम। उसके बाद क्या है, आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन किया, तो डिविडेंड कितना डिस्ट्रीब्यूट किया था हमने 71.9019, तो 71.901 का कैश आउटफ्लो हो गया। यानी टोटल जो क्लोजिंग बैलेंस बचा वो कितना बचा कैश अकाउंट का 90.4401, यानी 30 जून का क्लोजिंग बैलेंस क्या है 90.4401। तो हमें कैश का भी क्लोजिंग बैलेंस पता चल गया। लायबिलिटी ऐसा सच कुछ है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, इन्वेस्टमेंट प्लस कैश अकाउंट को प्लस कर देंगे, हमारा नेट एसेट्स आ जाएगा। अब नेट एसेट्स में से टोटल यूनिट्स से डिवाइड कर देंगे, टोटल यूनिट्स से बची कितनी है जून के एंड में 303 लाख यूनिट्स। तो देखो ये रहा हमारा नेट एसेट्स, ये रहा जिसमें कि हमने इन्वेस्टमेंट प्लस कैश को प्लस कर रखा है, कैश बैलेंस को, और डिवाइड बाय 303 लाख यूनिट कर दिया, तो हमारा क्लोजिंग एनएवी कितना आ गया जून का एज ऑन जून 30 20.2670।